नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी इन हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, लगातार आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की मैं क्लास अवेलेबल करा रहा हूं, जो कि एकदम परीक्षा पैटर्न पे है और बहुत सारे प्रश्नों का मैं रिवीजन कराता हूं जिससे आपको प्रश्न याद हो। आज दोस्तों हमारा क्लास जो है दोस्तों, इसका 8वां क्लास है। इसके पहले तकरीबन 7 क्लास मैंने जो लिए हैं, आप अगर नए होंगे तो उन सभी क्लासेस को भी लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों क्लासेस रहने वाली हैं। क्योंकि अभी से आप पढ़ेंगे तभी आप एक बेस बना पाएंगे, जो कि दोस्तों आपका 20 नंबर का है। इसमें मैक्सिमम नंबर करने का, लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी, फॉर्म बहुत ज़्यादा डलेंगे। तो साइंस और जीके की लड़ाई है, और दोनों चीज़ की लड़ाई मैं लेके चल रहा हूँ। डेली बेसिस पे आपको साइंस की क्लास और जीके क्लास मिल रही है। रीजनिंग और मैथ की क्लास भी दोस्तों 1-2 दिन में स्टार्ट हुआ है। मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने साइंस बोला था, साइंस भी स्टार्ट हो गई। जीके रीजनिंग भी बहुत जल्दी, मैथ रीजनिंग भी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एकदम परीक्षा पैटर्न पे लग जाइए सही तरीके से। और आपकी डिमांड रहती है कि सर क्लास का पीडीएफ भी दे दिया करिए, तो हमारे ऐप में यहाँ पे क्लास पीडीएफ का एक सेक्शन है दोस्तों। आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का, या फिर आप स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करेंगे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली देखिए, ऐप खोलेंगे, क्लास पीडीएफ वाले पे क्लिक करेंगे, देखिए ये सारे पीडीएफ हैं। यहाँ पे व्यूज करके आप किसी को भी देख सकते हैं मोबाइल में ही। और दोस्तों यहाँ पे ओपन करने के बाद डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, जिसे आप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नंदा देवी पर्वत दोस्तों किस राज्य में स्थित है? सभी पर्वत के बारे में बताऊंगा। फिलहाल नंदा देवी आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नंदा देवी जो पर्वत है, ये है आपका स्थित उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड को हम इस तरीके से भी पढ़ते चलेंगे जैसे कि इसके बारे में हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं। तो उत्तराखंड दोस्तों, मैंने आपके इसके सीएम को दोस्तों रटवा दिया है ना। इसके सीएम दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्कर धामी जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उत्तराखंड के तत्कालिक मुख्यमंत्री। ये जो पर्वत है दोस्तों, यही आपका नंदा देवी, जो नंदा देवी पीक है आपका। इसी तरह और अलग अलग राज्यों में दोस्तों कौन कौन से ऐसे पर्वत श्रृंखला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि रिवीजन कराया जाए बराबर। देखिए लद्दाख जो श्रेणी है, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। श्रेणी लद्दाख और दोनों, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन उसे अलग अलग कर दिया गया, तो अब जो आएगा वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में फैला हुआ है। जास्कर श्रेणी दोस्तों आता है, वो केवल जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल देखिए जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए उत्तराखंड में नंदा देवी और आपका एक है कॉमेट पर्वत, ठीक है। जैसे नंदा देवी दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, ठीक है, 7817 मीटर की है। इसी तरह दोस्तों आपका कॉमेट पर्वत है, यह भी उत्तरांचल में है, जिसकी लंबाई है 7756 मीटर ऊंचाई। ये सारे प्रश्न आते हैं ना। इसी तरह नंगा पर्वत आता है। देखिए नंगा पर्वत आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और सबसे ऊंचा जो पीक है दोस्तों, एवरेस्ट। अब इसका जो लंबाई है आप 8850 याद रखिएगा, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है हमारा लगातार जो ऊपर उठ रहे हैं उसी से। नागा पहाड़ी किस पे स्थित है? नागालैंड में। माउंट आबू ना गुजरात का हाईएस्ट पीक है, सॉरी राजस्थान का हाईएस्ट पीक है, ये राजस्थान में स्थित है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर की। इस तरह विंध्याचल श्रेणी आपका मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पे है। सतपुड़ा है, देखिए राजमहल, राजमहल पहाड़ी झारखंड में है। सातमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है। धौलागिरी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 8172 मीटर का, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और गुरु शिखर जो है दोस्तों, यही माउंट आबू का सबसे टॉप पॉइंट है, जिसे हम लोग गुरु शिखर बोलते हैं। इसकी लंबाई देखिए आपको मैंने बता दिया 1722, और ये भी राजस्थान में स्थित है। ये सारे देखिए आपके आते हैं, ये आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा, और इसी प्रश्नों के साथ इसी में से कुछ कुछ प्रश्न मैं डेली लूंगा, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दीबाजी में आपको एक चीज गलत बताया था, हालांकि फिर तुरंत मैंने क्लास में ही सही कर लिया था। देखिए चंद्रबाबू नायडू आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मैंने आपसे बोला कि एलिमिनेट करना सीखिए। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू है। उप मुख्यमंत्री कौन है? चलिए बताइए कमेंट करके। देवेंद्र फडणवीस दोस्तों कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे आपके मुख्यमंत्री ऑफ महाराष्ट्र। पहले एक नाथ शिंदे थे, लेकिन अब ये बने हैं। प्रमोद सावंत दोस्तों कहाँ के हैं? तो प्रमोद सावंत हैं आपके गोवा के, पहले भी यही थे और अभी भी प्रमोद सावंत ही हैं। तो एक ऑप्शन बच जा रहा दोस्तों, वो है आपका बी, जो कि रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। अब यहाँ पे देखिए तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है? तो दोस्तों आपको पता है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? और 100% दोस्तों इस क्रिकेटर को आप जानते होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, अभी भी हमको लगता है अगर बंदा खेलेगा तो बढ़िया खेलेगा। दोस्तों हम लोग
देखिए हार्दिक पांड्या भी खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी अभी खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शिखर धवन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। गब्बर के नाम से दोस्तों हम लोग इनको बोलते थे। तो इन्हें इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए इन्होंने। तो कभी भी कोई क्रिकेटर संन्यास लेता है तो उस रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, और ये करंट अफेयर्स है। जीके और करंट अफेयर्स का एकदम मिक्स क्वेश्चन मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक है। और अलग अलग क्रिकेटर के ऑटोबायोग्राफी भी पूछा जाता है ना। जैसे एक है आपका प्लेइंग इट माई वे, ये आपके लिए प्रश्न है ना। प्लेइंग इट माई वे, आपको बताना है ये किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। आप लोग बहुत महान खिलाड़ी है तो जरूर बताइएगा कि प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की है। चल देखिए, एक है क्रिकेट माई स्टाइल, एक है आपका क्रिकेट माई स्टाइल। तो दोस्तों ये है आपका कपिल देव का ना, ये है आपका कपिल देव का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का ना। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो ये किसका है, ये है आपका सौरभ गांगुली का। इस प्रकार से सनी डे सुनील गावस्कर का, इस प्रकार से प्रश्न बने हैं बहुत। हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ने किस देश ने पहली बार अपना खिताब जीता। तो कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर से क्वेश्चन और ये पहली बार हो रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। और ये जॉर्डन के अम्मान में, सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो हमारा प्यारा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय महिलाओं ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहली बार टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। और देखिए कल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने ही वर्ल्ड कप जीता है, बैक टू बैक वर्ल्ड कप आया है। तो कल का जो अंडर 19 था उसमें भी भारत ही जीता, वो क्रिकेट की बात कर रहा हूं। और ये कुश्ती है ना। इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में हुआ था। भारतीय महिलाओं ने 5 स्वर्ण और 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक इसमें जीते थे, ठीक है। अब कभी कभी दोस्तों यहाँ पे कैपिटल भी आपसे पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपके रिवीजन के लिए कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी। और कजाकिस्तान की अस्ताना, ठीक है। जापान की अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखिए टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोक्यो। अब मैंने आपको कुछ सैन्य अभ्यास बताए थे, जैसे स्लीनेक्स। स्लीनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में है, तो श्रीलंका। मैंने आपको बताया था जाइमैक्स, जाइमैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में है, तो जापान। जापान के साथ एक और इंपॉर्टेंट है धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन, ये सैन्य अभ्यास भी है दोस्तों जो कि जापान के साथ में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर का मकबरा दोस्तों कहां पर स्थित है, ठीक है। बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शेरशाह सूरी, इस प्रकार से प्रश्न बहुत सारे आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा काबुल में ना। अब एक बार सारा देखते हैं, इसमें एक गलत भी है ना। बाबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, काबुल में, जो कि सही है। हुमायूं का मकबरा देखिए आपका दिल्ली में है, सिकंदरा में नहीं है। सिकंदरा में अकबर का है जो कि आगरा में स्थित है, ठीक है। तो ये मैंने उल्टा कर दिया है। अब यहाँ पे जहांगीर का दोस्तों मकबरा कहाँ पर है, तो जहांगीर का दोस्तों आपका लाहौर में है। शाहजहां का भी देखिए आगरा में है। शेर शाह का देखिए यहाँ पे, शेर शाह का लाहौर में। औरंगजेब का दोस्तों हो जाएगा आपका जो कि खुदलताबाद में है। तो ये सारे हैं जो टॉम है आपसे पूछा जाता है बहुत ज्यादा बार दोस्तों, आपका बाबर और हुमायूं का ही पूछता है ना। हुमायूं का आप दिल्ली अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो देखा होगा। ये इसलिए मैंने एडिशनल लिए हैं कि आपको याद हो जाए। आप लोगों के लिए कुछ ई बुक्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं जो आपके अपकमिंग ग्रुप डी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी ये ले सकते हैं, कहां से, हमारे ऐप से ले सकते हैं ना। मैंने बोला था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको। देखिए गणित का कुल 500 प्रश्नों की श्रृंखला है आपके अपकमिंग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए, इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न विद सॉल्यूशन। इस ई बुक के माध्यम से जीके के टॉपिक वाइज ई बुक मैंने बनाया है, पूरा जीके टॉपिक वाइज। अब यहाँ पे सारा टॉपिक देख सकते हैं, जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो गया, बाकी सारे स्पोर्ट एंड इवेंट, प्रमुख नदियां, ये सारे देखिए ये पूरे टॉपिक्स इसमें लिखे हैं ऊपर ही। ये सारे टॉपिक सब इसमें इंक्लूडेड है। ये ई बुक आप ले सकते हैं हमारे ऐप से। और स्टैटिक जीके के दोस्तों यहाँ पे 2500 प्रश्न है विथ डिटेल के साथ। ये 3 सबसे बेस्ट ई बुक आप सभी लोगों के लिए है। सिंपली आप देखिए ऐप में ही ई बुक का सेक्शन है, ये सारे ई बुक आप यहां से ले सकते हैं। साथ ही इसमें हिस्ट्री का ई बुक फ्री है। देखिए ये हिस्ट्री का ई बुक जो है ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फोन में भी और पढ़ भी सकते हैं। तो आप इसे जरूर से कम इसको तो जरूर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप हमारा डाउनलोड किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ई बुक्स हैं जो यहाँ पे आपको साइंस वगैरह के मिल जाएंगे, आप वहां से लिख सकते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में हमने आपसे पूछा था 1936 सबसे पहला भी। सही आंसर की बात करेंगे देखिए आपका उत्तराखंड में हो जाएगा ना। उत्तराखंड के कुछ और इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने हैं, कौन कौन से देखिए। सबसे पहला नंदा देवी नेशनल पार्क ना, क्योंकि नंदा देवी का पीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए ये
वैली ऑफ फ्लावर, देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि नेशनल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, याद रखेंगे। ये हो गया आपका राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, ये जो फैला है देहरादून, हरिद्वार, इन सभी में, देखिए ये आपका चौथा आता है। गंगोत्री नेशनल पार्क, देखिए ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये 6 के 6 दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, इससे प्रश्न बने हैं ताबड़तोड़ तरीके से ना। और मैंने आपको चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया था चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप क्लासेस ध्यान से देंगे देखते हैं तो उत्तर आप इसका बता देंगे, तो आप इसका उत्तर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चारों ऑप्शनों में से किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था? हम लोग पढ़ते हैं तो यहीं से शुरू होती है ना, इसी युद्ध से शुरुआत होती है। तो प्रथम युद्ध 1191 और आपका द्वितीय युद्ध 1193, इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। सही आंसर की बात करेंगे, देखिए आपका ये 1191 में हुआ था तराइन का, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वी किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लाइक दैट कलिंग का युद्ध, देखिए जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वो बौद्ध धर्म ज्वाइन किए थे ना, याद रखेंगे। सम्राट अशोक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लाइक उनकी लिपि कौन थी? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, लिपियों को पढ़ने वाला सबसे पहला ही वही आदमी था। देखिए इस तरह प्लासी का युद्ध, देखिए हमसे पूछा है बहुत बार, आपका 1757 में है। पानीपत का तो हमको लगता है हमेशा 3 याद कर लीजिए एक साथ, 1526, 1556 और 1761, ये तीनों याद कर लीजिए भैया। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, ये हमसे बार बार पूछा ही जाता है ना। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध मैंने आपको बता दिया। बक्सर का युद्ध देखिए आता है सन 1760 में, अब देखिए 64 में ना, तो 1764 इसके पहले कर लीजिए। और 1760 में आपका कौन सा हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कहीं नहीं, चलिए। चौसा का युद्ध देखिए आपका जो कि 1539 में। बिलग्राम का युद्ध देखिए 1540 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में। ये सारे युद्ध आपको रटने पड़ेंगे और मैं आपको रटवा दूंगा, बार बार बताऊं इसे। ये तीनों एक साथ याद रखिए, पानीपत फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ याद रखिए। अब जैसे 61 पहुंचेंगे उसके पहले वांडीवास है, उसके बाद आपका सन 1700 जो कि 64 में बक्सर का है, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो 5-6 एक साथ याद हो गए। इसी तरह जैसे तराइन का प्रथम द्वितीय तृतीय आपको याद हो गया, इसी तरह याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस रिवीजन करते रहिए, क्लास लेते रहिए। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? देखिए चंदावर का युद्ध हुआ था सन 1194 में ना। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद्र को पराजित किया था, ठीक है। राजा जयचंद्र को किसने पराजित किया था? जो कि मोहम्मद गोरी में। और दोस्तों अभी जो है इटावा जिला जो उत्तर प्रदेश का है, वर्तमान में देखिए चंदवार यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, तो आप याद रखिएगा इसे। चलिए, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता दोस्तों, लॉ कानून बनाने काम दोस्तों कौन था? उनका नाम क्या था? तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कर पाया कि बहुत सारे ऐसे कह लीजिए फादर्स, मतलब जिन्होंने सबसे पहले उस चीज को बना, से चाणक्य है, पतंजलि है ना, आयुर्वेद, ये पाणिनि है, इन सभी ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है हमें, तो उसको देखते हैं। तो फिलहाल ला जो विधि निर्माता है वो है हमारे मनु। अब इसी तरह से प्रश्न हमारे जो विषयों के जनक हैं वो पूछे जाते हैं। लाइक इतिहास का पिता हम लोग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हेरोडोटस को कहते हैं, इतिहास का पिता हेरोडोटस। संस्कृत का पिता दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो पाणिनि को कहते हैं हम लोग संस्कृत का पिता। गणित का पिता दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? फादर ऑफ मैथ दोस्तों ये है आर्किमिडीज। कंप्यूटर का पिता इस तरह हम लोग चार्ल्स बेबेज को। अर्थशास्त्र का पिता देखिए हम लोग एडम स्मिथ को। जीव विज्ञान जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए, अरस्तु को याद रखेंगे। होम्योपैथी देखिए हैनीमैन। मोबाइल के पिता मार्टिन कूपर को। भूगोल का पिता भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से जनक जो है दोस्तों, इसका मैंने आपको हमारे नोट्स वाला जो सेक्शन है, हमारा जो नोट्स वाला सेक्शन है उसमें सभी विषयों के जनक का मैंने एक नोट्स दिया हुआ है। ऐप में ही एक सेक्शन है नोट्स वाला, वहां से इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फोन में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स होगा उसमें भेजता रहूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, रिवीजन आपका हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? देखिए जीके का एकदम टेंशन नहीं लेना, बस क्लास रेगुलर लेते रहिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, नर्मदा नदी 1314 किलोमीटर की 1312 किलोमीटर की लेंथ है, जो कि कहां से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जैसा कि आपको पता होगा ना। जी हाँ, सबसे पवित्र नदी भी कह सकते हैं हम इसको, इसे कह सकते हैं सोल कह सकते हैं हम लोग मध्य प्रदेश का ना,
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं इसे। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों ये निकलती है। तो इस प्रश्न से हमें यह समझ में आया कि हमें नदियों के उद्गम स्थान को भी याद रखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कुछ डिटेल्स आपके लिए लिए हैं। जैसे सिंधु नदी का उद्गम कहां से है, तो ये मानसरोवर झील से है। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत, ब्रह्मपुत्रा वहीं से निकलती है, सतलुज भी वहीं से निकलती है, तीनों नदियां एक ही जगह से निकलती है। ठीक है, सिंधु हालांकि पाकिस्तान में जाके फिर आके गिरती है आपके अरब सागर में ही, लेकिन पाकिस्तान से होते हुए आती है। गंगा नदी का उद्गम कहां से है, गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी देखिए जो कि ये महाबालेश्वर महाराष्ट्र। कोसी नदी दोस्तों सप्तकोसी नेपाल, जिसे हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं ना। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, और कावेरी नदी का उद्गम क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा देखिए आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा, ये तीन नदियां याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। गोदावरी जिसे हम लोग बूढ़ी गंगा कहते हैं ना, 1465 का इसका किलोमीटर का इसका रेंज हो जाएगा। कृष्णा नदी आपका 1400 किलोमीटर का, 1312 किलोमीटर का आपका नर्मदा है ना। और आपका गंगा नदी आप सभी लोगों को पता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, 2525 है कि 2516 है, तो देखते हैं, बताइएगा कमेंट करके। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, गंगा नदी ही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए हमारा जो नोबेल पुरस्कार है, यहाँ पे लिखा हुआ है एबेल पुरस्कार। तो जो आपका नोबेल प्राइज होता है ये आपका 6 फील्ड में होता है। पहले ये 7 हुआ करता था, लेकिन इसे हटा के मैथ को अलग से कर दिया गया। तो ये 6 ऐसे फील्ड हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एबेल पुरस्कार का वितरण अलग से किया जाता है। तो हम 6 नोबेल याद रख रहे हैं, तो हम एक एबेल को भी याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों 2024 में जो दिया गया था वो दिया गया था मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग गणित का जो कि नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, जो कि गणित क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। और देखिए यहाँ पे नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एंड फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, एबेल पुरस्कार है। अब मैंने आपको 6 क्षेत्र बताया है नोबेल का, वो कौन कौन सा है। देखिए हमारे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्हें लिटरेचर के लिए मिला नंबर 1 सबसे पहले। दूसरा देखिए आपका फिजिक्स है, जो कि हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था सन 1930 में, नंबर 2। तीसरा आपका मेडिसिन है, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था हरगोविंद खुराना को सन 1968 में, नंबर 3। चौथा देखिए दिया गया था मदर टेरेसा को शांति पीस के लिए दिया गया था सन 1969 में। इसके बाद इनको 70 में भारत रत्न मिला था, नंबर 4। भौतिक हो गया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला था सन 1998 में, नंबर 5। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान मिला था सन 2009 में, नंबर 6। बाकी शांति और अरसाद देखिए वो है। तो ये 6 कैटेगरी हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और ये सारे भारतीय हैं जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 में सीवी रमन को, 1968 में हरिगोविंद खुराना को, 1968 के बाद तुरंत एक साल बाद 69 में ना, देखिए 68 में 69 में हरिगोविंद खुराना के बाद मदर टेरेसा, उसके बाद 83 में है। मतलब कितना डिफरेंस हो गया, 70, एक इधर, और आपका 14 साल के डिफरेंस के बाद, 14 साल के डिफरेंस के बाद मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। फिर 1998 में अमर्त्य सेन को, 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को, कैलाश सत्यार्थी मल्ला यूसुफजई को साथ ही में मिला था 2014 में, और 2000 सबसे लेटेस्ट 2019 में अभिजीत बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के हैं, इनको इकोनॉमिक्स में मिला था। तो ये नोबेल पुरस्कार आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कोई ना कोई पूछ लेगा पहला दूसरा तीसरा, या फिर इनको किस फील्ड में मिला था, इस प्रकार से प्रश्न आता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। जी हाँ, सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों, ये दोनों लोगों को मिला है, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। अब देखिए 1961 में जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को स्टैब्लिश किया गया, जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है इंडियन लिटरेचर के लिए। और योग्यता भारत के कोई भी नागरिक 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि और वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। और इनका नाम देख लीजिएगा, जो 58वां मिला है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है। जी हाँ, बुक एंड ऑथर से प्रश्न है, और मैं आपको बता चुका हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शूद्रक को। देखिए बी इज द राइट आंसर ना, शूद्रक। अब यहाँ पे कुछ ऐसे 10 मैंने आपको नाम बताने वाला हूं बुक एंड ऑथर के, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 1, ध्यान से देखिएगा ना, क्योंकि हम लोग रिवीजन पे फोकस करते हैं ज्यादा। तो अकबरनामा अबुल फजल हो गया ना। अष्टाध्यायी देखिए, अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। इंडिका देखिए मेगस्थनीज। कामसूत्र देखिए वात्स्यायन है। राज तरंगिनी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। स्पीड पोस्ट शोभा डे देखिए हो जाएगा। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा हो जाएगा। डिवाइन लाइफ देखिए शिवानंद हो जाएगा। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ देखिए आप हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ना, ये माई ट्रूथ है इंदिरा गांधी है, लेकिन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा आपका जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये 10 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महावीर जो है वो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म तकरीबन 2500 वर्ष पहले सन 599 वर्ष पूर्व ईसा में हुआ था, और जो कि वैशाली गणराज के क्षत्रिय कुंड क्षत्रिय परिवार से थे। और 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर कर आत्मकल्याण के पद पे निकल चुके थे। क्षत्रिय धर्म से थे महावीर। आता है प्रश्न। और कौन थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे यहाँ पे। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? आइए एलिमिनेट करते हैं, आपको तो याद ही है। चंद्रबाबू नायडू कहाँ के भैया? ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश के। मोहन चरण मांझी कहाँ के भैया? ये हो जाएंगे आपके उड़ीसा के। जोरम थंगा हैं अभी की नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हालांकि ममता बनर्जी, मैं कंफ्यूज, जोरम थंगा शायद मिजोरम के अभी हैं कि नहीं, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार देख के बताइए कि मिजोरम के अभी हैं कि नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए सी सही हो जाएगा। अच्छा मैंने बता दिया क्या? हाँ उड़ीसा के, ये तो वेस्ट बंगाल के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि मिजोरम के अभी हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। आप लोगों पे कमेंट कीजिएगा ना। तो मोहन चरण मांझी जो कि उड़ीसा के तत्कालिक मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनकी पार्टी कौन सी है, ये प्रश्न आता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी से संबंधित है। और इसे राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 अप्रैल सन 1936 को दोस्तों उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और दोस्तों 21 लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है। 147 यहाँ की विधानसभा सीट है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? ये है आपके रघुवर दास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सौरमंडल बनाते हैं। ये देखिए हो गया आपका सूर्य भगवान। अच्छा हमारे यहाँ है वैसे तो बहुत सारा बनाने के लिए, लेकिन छोड़ देते हैं अभी। ये हो गया बुध ग्रह। ठीक है, ये हो गया शुक्र ग्रह, ये हो गया आपका पृथ्वी ग्रह, फिर ये हो गया आपका मंगल ग्रह। ठीक है, फिर ये हो गया आपका जुपिटर। ठीक है, फिर हो गया आपका शनि, फिर हो गया आपका अरुण, और ये हो गया आपका वरुण। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्लूटो को तो बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? बुध ना, सबसे नियरेस्ट ग्रह बुध हो गया। शुक्र जो है वो दूसरे नंबर पर है और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। भोर का तारा, रात का तारा, इसकी तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरे नंबर पर दोस्तों है आपका पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी जो है दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है आपका, ये 30वें नंबर पे है। चौथे नंबर पे हमारा है दोस्तों मंगल ग्रह, जिसे हम लोग रेड प्लेनेट भी कहते हैं ना, मंगल ग्रह। और 5वें नंबर पे है दोस्तों आपका जुपिटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बृहस्पति भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह यही है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। इसके देखिए बीच में एक बेल्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, उल्का पिंड का बेल्ट है ना। तो इसके बाद वाले जितने भी ग्रह हैं लाइक बृहस्पति, शनि, अरुण, इन सब के पास छल्ला है। सबसे स्पष्ट छल्ला दिखाई देता है शनि ग्रह का। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा जो कि उपग्रह किसी ग्रह के पास है, तो शनि ग्रह के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों पटना में। ठीक है, और दोस्तों ये 10वें गुरु बने थे ना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहां पे हुआ था? पटना में, याद रखेंगे। थॉमस कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? थॉमस कप देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि आपके कप बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया इसलिए मैं बार बार इस प्रकार के प्रश्न लाता हूं। तो बैडमिंटन हो जाएगा इस क्वेश्चन में ना। तो देखिए यहाँ पे डूरंट कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से हो जाएगा। बेटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से हो जाएगा। राइडर कप का संबंध किससे है? पोलो से। रोवर्स कप भी देखिए आपका फुटबॉल से संबंधित है आपका। राइडर कप आपका गोल्फ से भी संबंधित है। रणजी ट्रॉफी देखिए क्रिकेट संबंधित। ध्यानचंद्र ट्रॉफी जो कि कप हॉकी से संबंधित है ना। चलिए, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? बिल्कुल पहला, सबसे पहले ही आर्टिकल में दोस्तों ये कहा गया है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या कहा गया है? संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है दूसरा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किसे संबंधित है? अभी मैंने बता दिया, और भी देख लेते हैं।
देखिए 10 क्या कहता है, नागरिक के अधिकारों को मतलब बना रहेगा, और 11 कहता है नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपका देखिए सी। इसके अलावा आपका 12 से 35 क्या होता है दोस्तों, हमारा होता है फंडामेंटल राइट्स होता है, जो कि देखिए 12 से 35 में आपका आता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आप बताइए कि आपको ये वाली क्लास कैसी लग रही है। वीडियो सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों ई बुक आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। हमारे ऐप के ई बुक वाले सेक्शन से आप इन सभी ऐप को ले सकते हैं, और हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप इसे जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। पूरा हिस्ट्री आपका इससे कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, और भी साइंस वगैरह के भी हैं, तो आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं। सिंपली आप इन्हें देख सकते हैं मोबाइल में, और आप चाहें तो अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे ओपन करके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। साइंस की क्लास भी आपको मिल ही रही है, अब जीके जीएस की भी क्लास हो गई, रीजनिंग मैथ की क्लास भी आपको जल्द से स्टार्ट करके मैं दे देता हूँ। तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से नंबर लाएंगे। नंबर लाना नहीं है, कुछ भी करके रेलवे को निकालना है। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।